हाय डियर स्टूडेंट, आपका होम क्लासेज में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का 5वां चैप्टर वंशागत और विविधता का सिद्धांत। इसके पहले वीडियो में हमने बहुजीनी वंशागत को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। जो आज का टॉपिक है वो है बहुप्रभाविता, जिसको हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आते हैं आज के टॉपिक पे। बहुप्रभाविता नाम से ही है, बहु माने बहुत सारे, प्रभाविता माने जो लक्षण प्रकट हों, प्रभावी हों और प्रकट हों, उसको हम बहुप्रभाविता कहते हैं। अब इसकी अगर हम परिभाषा समझते हैं, जब एकल जीन के प्रभाव से, यहाँ एक नया शब्द आता है एकल जीन। एकल जीन किसे कहते हैं? तो पहले हम जीन को समझ लेते हैं। जीन होते क्या हैं? तो अगर समझे कि जो गुणसूत्र होता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। तो जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र बने किससे होते हैं? डीएनए से। तो जैसे इस पार्ट का हम कोई डीएनए बाहर निकालते हैं, ये डीएनए है, इस डीएनए को जैसे हमने बाहर निकाला और ये मान के चलते हैं कि ये जो डीएनए है ये एक जीन है, यहाँ से यहाँ तक की जो डीएनए की लंबाई है वो एक जीन को प्रदर्शित करती है। यानी वह एक लक्षण को, ये डीएनए का खंड एक लक्षण को लेकर आगे बढ़ता है, तो वही क्या कहलाता है? एकल जीन। तो इस गुणसूत्र में कई जीन एकत्रित हो सकते हैं। तो जब एकल जीन के प्रभाव से, यानी इस डीएनए के प्रभाव से कई दिश प्रारूप, फिनोटाइप, ये दिश प्रारूप क्या होता है? इसको हमने आगे पढ़ लिया है कि दिश प्रारूप और जीन प्रारूप किसे कहते हैं। दिश प्रारूप क्या होते हैं? ऐसे लक्षण जो प्रकट हो जाएं, किसी के शरीर में बाहर से हमको प्रदर्शित हो लक्षण, दृश्य, यानी वो देखने में आ रहे हो किसी भी संरचना में। जैसे मटर के पौधे में जो लंबा मटर का पौधा है वो दिखता है, लेकिन आपको भी पता है कि एक उसी में प्रजाति होती है संकर लंबे, जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं। उसमें जो अलील होते हैं स्मॉल टी का भी होता है, लेकिन वो लक्षण प्रकट नहीं होता, तो उसका जीन प्रारूप दूसरा होता है और फिनोटाइप दूसरा, यानी दिश प्रारूप। तो दिश प्रारूप मतलब कि ऐसे जो लक्षण प्रकट हों, कई दिश प्रारूप लक्षण प्रकट होते हैं, तो यह प्रक्रिया बहुप्रभाविता कहलाती है। तो कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है? इससे परिभाषा से निकल के क्या आ रही कि एकल जीन में यदि परिवर्तन होता है, अचानक गुणसूत्र में, क्रोमोसोम में अचानक परिवर्तन हो जाता है, तो उस एक जीन के बदलने से उस ऑर्गेनिज्म, उस जीव के जो दिश प्रारूप लक्षण होते हैं वो कई लक्षण उसके शरीर में प्रकट होने लगते हैं, और यही क्या कहलाता है? बहुप्रभाविता। इसको आगे देखते हैं अगले पॉइंट में। जिस जीन के प्रभाव से यह प्रक्रिया होती है उस जीन को हम क्या कहते हैं? बहुप्रभावी प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। तो इस शब्द को समझते हैं कि यदि इस क्रोमोसोम में ये जो डीएनए का खंड है, ये इस डीएनए के खंड में परिवर्तन होने से क्या होते हैं? कई लक्षण उस इंसान, मनुष्य में क्या होते हैं? प्रदर्शित होते हैं। तो ये जो डीएनए का खंड है, ये जो जीन है, यही क्या कहलाएगा? बहुप्रभावी जीन कहलाएगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो लक्षण, ऐसे जीन जो क्या करते हैं? परिवर्तित होते हैं या बदलने से कई दिश प्रारूप लक्षण प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बहुप्रभावी जीन कहलाते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। यह जीन कई उपापचयी क्रियाएं हैं। उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? तो किसी भी इंसान के, मनुष्य के शरीर में अपचय और उपचय दो क्रियाएं चलती हैं। एक से क्या होता है? शरीर का निर्माण होता है, और एक क्या करता है? शरीर का विनाश करती हैं। दोनों प्रक्रियाएं साथ चलती हैं, तो दोनों को मिला के क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएं। तो यह जीन कई उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित व प्रभावित करता है। ये जीन क्या करेगा कि इसके द्वारा जो मनुष्य के शरीर में कई ऐसी प्रक्रियाएं होंगी जो क्या करेगा? इसको निर्धारित करेगा। आगे समझते हैं अगले पॉइंट में। यह जीन में अचानक होने वाले एकल जीन उत्परिवर्तन, सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होते हैं। ये जो बहुप्रभाविता का लक्षण किसी इंसान में जो प्रकट हो रहा है, तो उसका कारण क्या होता है? एकल जीन उत्परिवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बिंदु भी है। एकल जीन उत्परिवर्तन, सिंगल जीन म्यूटेशन, ये क्या होता है?
तो उत्परिवर्तन इस चैप्टर में हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। म्यूटेशन उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो किसी भी जीव में अचानक होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। ये शब्द म्यूटेशन उत्परिवर्तन शब्द को किसने दिया? ह्यूगो डीवरिज ने दिया। तो यहाँ एक शब्द आ गया जीन। हम समझ चुके हैं कि डीएनए के खंड क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। तो जब किसी एकल जीन में यानी सिंगल जीन में अचानक परिवर्तन हो जाए, ध्यान से समझिएगा, जब किसी एकल जीन में, यानी ये क्या है? एकल जीन, इस जीन में अचानक क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, जिसको हमने बायोलॉजी में क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कहते हैं। अचानक हो जाए तो उससे क्या होता है? उस मनुष्य में कई लक्षण प्रकट होने लगते हैं बीमारियों के, और वही जो लक्षण प्रकट होते हैं वही क्या कहलाता है? बहुप्रभाविता। इसके उदाहरण हम देखते हैं तो फेनिल कीटोमेह व्याधि रोग, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेनिल कीटोन्यूरिया कहते हैं। दूसरा रोग है दात्र कोशिका अरक्तता। दात्र कोशिका अरक्तता क्या होता है? जिसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इसको हम अब डिटेल में देखेंगे। और जो तीसरा एग्जाम्पल है रंजकहीनता, जिसको हम एल्बिनिज्म कहते हैं। एल्बिनिज्म, रंजकहीनता और ऐसी बीमारियां हैं जो किसके उदाहरण हैं? बहुप्रभाविता के। तो यूपी बोर्ड में भी और नीट के एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा गया है कि सिकल सेल एनीमिया किसका उदाहरण है या फेनिल कीटोन्यूरिया किसका उदाहरण है। इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव में। तो हम पहले जो इस रोग को देखते हैं वो क्या है? फेनिल कीटोमेह व्याधि रोग, जिसको हम क्या कहते हैं? फेनिल कीटोन्यूरिया। इस रोग को समझते हैं। होता क्या है कि मनुष्य के शरीर में यानी गुणसूत्र में एक जीन होता है। आपको भी पता है कि जो डीएनए के खंड होते हैं वो जीन कहलाते हैं। और वो जीन क्या करते हैं? अनुलेखन करते हैं। अनुलेखन यानी उस डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। और उस एमआरएनए के भाषांतरण, ट्रांसलेशन के बाद क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो उस जीन के द्वारा क्या बना? एक एंजाइम बना। वो एंजाइम है फेनिल हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम। फेनिल हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम का काम क्या है? इसको समझते हैं। ये एंजाइम क्या करता है कि जो मनुष्य के शरीर में फेनिल एलेनिन बनता है, फेनिल एलेनिन जो मनुष्य के शरीर में बनता है, यह क्या है? घातक होता है, हानिकारक होता है। तो ये एंजाइम फेनिल हाइड्रॉक्सिलेज, यह एंजाइम इस एमिनो एसिड को, इस प्रोटीन को बदलता किस में है? टायरोसिन में। टायरोसिन क्या होता है? शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये हानिकारक नहीं होता। तो इस एंजाइम के प्रभाव से फेनिल एलेनिन बदल जाता है टायरोसिन में, जिससे इसके नकारात्मक प्रभाव शरीर पे नहीं पड़ते। लेकिन जो फेनिल कीटोन्यूरिया ये रोग होता है उसमें इस जीन में, ये जीन कहाँ पाए जाते हैं? ऑटोसोम्स में। आपको भी पता है कि 22 जोड़े क्या पाए जाते हैं? अलिंग गुणसूत्र, जिनको ऑटोसोम्स कहते हैं। और एक जोड़ा क्या पाया जाता है? लिंग गुणसूत्र। तो यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। उन 22 जोड़ों में वो जीन पाए जाते हैं किसी एक में, और जैसे ही उस जीन में क्या हुआ? म्यूटेशन हुआ, यानी एकल जीन उत्परिवर्तन हुआ और इस जीन की संरचना में क्या हुआ? बदलाव आ गया। तो ये एंजाइम क्या होता है? इस एंजाइम का बनना बंद हो जाता है। जैसे ही एंजाइम बनना बंद होगा तो वह फेनिल एलानिन को टायरोसिन में नहीं बदल पाएगा। अब जब टायरोसिन का निर्माण नहीं होगा तो ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ती जाएगी? फेनिल एलानिन की। और जैसे इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ती चली जाएगी, यह जो प्रोटीन है फेनिल एलानिन, यह धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाता है? मनुष्य के मस्तिष्क तक पहुँच जाता है। उस बच्चे के मस्तिष्क पे पहुँच जाएगा और वो बच्चा क्या हो जाएगा? मंद बुद्धि हो जाएगी। उसकी जो शारीरिक वृद्धि है वह क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। और उसके बालों और त्वचा में रंजन की कमी, यानी उसके शरीर में मेलानिन का जो निर्माण है, जिसकी वजह से त्वचा और आँखों के रंग आते हैं, उनका बनना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो कहना क्या चाह रहे हैं? एक जीन में परिवर्तन होने से ये इतने लक्षण एक साथ क्या होते हैं? प्रकट हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता। यह फेनिल कीटोन्यूरिया एक बहुत अच्छा उदाहरण है किसका? बहुप्रभाविता का। इसको एक बार हम फिर समझ लेते हैं। इस रोग को हम आगे जो क्लासेस होंगे एक एक
रोग को हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ हम ब्रीफ में समझ के आ रहे हैं कि एक जीन पाया जाता है ऑटोसोम्स में, वो क्या बनाता है, फेनिल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाता है। इस एंजाइम का काम क्या है, फेनिल एलानिन को बदलता है किस में, टायरोसिन में। और टायरोसिन जब यह एंजाइम नहीं निकलता, जीन में परिवर्तन होने के कारण ये एंजाइम नहीं बनेगा। ये एंजाइम नहीं बनेगा तो टायरोसिन का निर्माण नहीं होगा, और टायरोसिन का जब निर्माण नहीं होगा तो फेनिल एलानिन की मात्रा रक्त में बढ़ जाएगी, और जिसके कारण ये सारे लक्षण प्रकट होंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा उदाहरण समझते हैं। दूसरा उदाहरण है दात्र कोष का अरक्तता, जिसको सीकल सेल एनीमिया कहते हैं। सीकल सेल एनीमिया यानी इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी होती हैं, जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, यह क्या होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। यह किस में, आपको भी पता है, इनकी जो संरचना होती है क्या होती है, गोलाकार होती है आरबीसी, और यह बीच में क्या होती हैं, चपटी होती हैं। क्यों, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाए जाते, और इनके अंदर क्या भरा रहता है, हीमोग्लोबिन। तो होता क्या है सीकल सेल एनीमिया रोग में कि अगर हम हीमोग्लोबिन की संरचना, यानी आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, वह प्रोटीन कहलाता है हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन के अगर एक अणु की संरचना देखते हैं तो इनमें 4 प्रोटीन की श्रृंखलाएं होती हैं। आपको भी पता है श्रृंखलाएं यानी चैन। तो यहाँ देखिएगा हीमोग्लोबिन के एक अणु में कितनी श्रृंखलाएं हैं, 4 अणु हैं, 4 श्रृंखलाएं हैं। 2 क्या होती हैं, अल्फ़ा, और 2 क्या होती हैं, बीटा श्रृंखलाएं। अब होता यह है कि जो बीटा श्रृंखलाएं होती हैं उसमें जो छठा स्थान होता है एमिनो एसिड का, ध्यान से समझिएगा। अगर ये पहला एमिनो एसिड है तो इस तरीके से ये पहला है, तो ये छठे एमिनो एसिड में क्या होता है, छठे स्थान पे होता है ग्लूटामिक एसिड। बीटा श्रृंखला के छठे स्थान पे क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड। अब ये ग्लूटामिक एसिड में क्या हो जाता है, अचानक क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन जो जीन बनाता है उस जीन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। और म्यूटेशन होने के कारण, ध्यान से समझिएगा, म्यूटेशन होने के कारण जो 6th स्थान पे ग्लूटामिक एसिड था उस स्थान पे क्या आ जाता है, उसके जगह वैलिन नामक एमिनो एसिड आ जाता है। अब होता क्या है कि जैसे बीटा श्रृंखला पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया, वैलिन आ गया। वैलिन क्या होता है, पहले पे भी पाया जाता है बीटा में, और छठवें स्थान पे भी क्या आ गया, वैलिन आ गया। और ये दोनों एमिनो एसिड आपस में क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, और ये दोनों बीटा श्रृंखलाएं आपस में क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। और चिपकने के कारण हीमोग्लोबिन की जो संरचना होती है वह बदल जाती है, और बदलने के कारण होता क्या है कि आरबीसी गोलाकार न होकर कैसे हो जाती हैं, हंसियाकार हो जाती हैं। जिसे हंसियाकार होने की वजह से हीमोग्लोबिन की संरचना बदल गई, उनका ऑक्सीजन का संवहन यानी ऑक्सीजन को ट्रैप पकड़ने की क्षमता कम हो गई, और जिससे क्या हो जाता है, बुखार बना रहता है शरीर में। और इनमें क्या होता है, छोटी छोटी नलियों में रक्त क्या हो जाता है, फंसने लगता है, क्योंकि यह गोल न होकर लंबे और हंसुआकार होती हैं, और जिससे क्या होता है, शरीर में बहुत दर्द होता है, और उस मरीज को हमेशा क्या होती है, थकावट होती है। ये हम जितने रोग पढ़ रहे हैं यह सभी क्या हैं, आनुवांशिक रोग हैं, और आनुवांशिक रोग के अंदर ही हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुप्रभाविता को। तो इस रोग को हम अच्छे से समझ सकते हैं। आगे इसको हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बार अच्छे से समझते हैं शार्ट में कि हीमोग्लोबिन 4 प्रोटीन श्रृंखलाओं की बनी होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। बीटा के छठे स्थान पर ग्लूटामिक के जगह क्या आ जाता है, वैलिन नामक एमिनो एसिड आ जाता है, जिससे बीटा श्रृंखलाएं आपस में सिकुड़ जाती हैं, चिपक जाती हैं, और वह क्या हो जाती हैं, आरबीसी गोल न होकर हंसियाकार हो जाती हैं। इसीलिए इस रोग को क्या कहते हैं, सीकल सेल एनीमिया। इनमें बुखार, अधिक दर्द और थकावट आदि लक्षण प्रकट होते हैं। जो तीसरा एग्जाम्पल है बहुप्रभाविता का, वो है रंजकहीनता, जिसको एल्बिनिज्म कहते हैं। इनमें होता क्या है कि जीन में म्यूटेशन के कारण, यानी एकल जीन उत्परिवर्तन के कारण जो मिलेनिन का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं, इनकी क्या होती है, संख्या बहुत तेज़ी से घट जाती है। और जब शरीर में मिलेनिन का निर्माण नहीं होगा, मिलेनिन क्या होता है, वह रंग होता है जो क्या करता है, स्किन को, त्वचा को क्या देता है, कलर देता है, जिसमें जितना ज़्यादा मिलेनिन पाया जाएगा उसका रंग उतना ही डार्क या गहरा होता है। तो होता क्या है, जीन में उत्परिवर्तन होने से टायरोसिनेज नामक एक
एंजाइम होता है जिसका निर्माण क्या हो जाता है, पूरी तरीके से बंद हो जाता है या कम हो जाता है, और जिनके वजह से बाल व आँखों में मेलानिन का निर्माण क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी वहाँ पे रंग क्या हो जाता है, रंजकहीनता पाई जाती है। इसीलिए इस रोग को क्या कहते हैं, रंजकहीनता। जो मेलानिन का निर्माण होता है, मेलानिन का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं, मेलानोसाइट्स। यानी स्किन और आँखों में जहाँ पे कलर का निर्माण होता है वहाँ पे कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, मेलानोसाइट्स। और मेलानोसाइट्स किसका निर्माण करती हैं, मेलानिन का। और इसको सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने देखा था। तो यहाँ तक का मेरा वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।